हेलो टेंथीज, लास्ट 2 वीडियोस में मैंने आपको प्रोवाइड करवाया था केमिस्ट्री का क्लास 10th का जो चैप्टर नंबर 4 है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड PYQs, और कल प्रोवाइड कराया था मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, और जो आपका बचा है चैप्टर 2 वो मैं कल अपलोड कर दूंगी। तो इस चैप्टर नंबर 1 में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो ऑलमोस्ट हर साल बोर्ड पेपर में पूछा ही जाता है वो है बैलेंसिंग। आपको पता भी होगा बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस। तो बैलेंसिंग हमेशा पेपर में आती है कंटिन्यूअसली। इसके अलावा आपको ये भी पता होना चाहिए बैलेंसिंग की जरूरत क्यों है। 1 मार्क में आ सकता है व्हाट इज द नीड ऑफ बैलेंसिंग। बैलेंसिंग आपको पता होगा क्या होता है, नंबर ऑफ एटम्स ऑन द रिएक्टेंट साइड शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स ऑन द प्रोडक्ट साइड। बट अगर ये आ जाए व्हाट इज द नीड ऑफ बैलेंसिंग, तो हमने 9th क्लास में पढ़ा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, तो जो कहता है कि रिएक्टेंट साइड का मास और प्रोडक्ट साइड का मास क्या होना चाहिए, इक्वल। वो तभी इक्वल होगा जब नंबर ऑफ एटम्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो आपका 1 मार्क क्वेश्चन अगर बनता है तो आप क्या लिखोगे, द नीड ऑफ बैलेंसिंग, व्हाई देयर इज अ नीड ऑफ बैलेंसिंग, टू ऑर्डर टू फॉलो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। उसके बाद आते हैं बैलेंसिंग के क्वेश्चंस में। 2 तरह से बैलेंसिंग के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक होता है कि आपको रिएक्शन दे दी, इक्वेशन के फॉर्म में आ गई और आपको बैलेंस करने हैं नंबर ऑफ एटम्स को। और एक आता है कि आपका एक स्टेटमेंट आ गया, आपको पहले उससे केमिकल इक्वेशन बनानी है एंड आफ्टर दैट यू हैव टू बैलेंस। तो सबसे पहली चीज कि आपको इक्वेशन बनानी आनी चाहिए स्टेटमेंट से। तो उसके लिए आपको क्या याद होनी चाहिए, बैलेंसेज। अगर आपको सारी बैलेंसेज याद है, फॉर्मूले बनाने आते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप एक स्टेटमेंट को केमिकल इक्वेशन की फॉर्म में इजिली कन्वर्ट कर सकते हो। अब बात करते हैं बैलेंसिंग की। तो बैलेंसिंग तो देखो प्रैक्टिस से आता है, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और आई होप आपने अब तक कर ली होगी। फिर भी मैं एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन को डिस्कस कर लेती हूँ, बैलेंसिंग उसकी कैसे करते हैं। लिख दी आपके सामने एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, इसको बैलेंस करेंगे। मैं इसको कॉम्प्लेक्स क्यों कह रही हूँ, क्योंकि इसमें जैसे सल्फेट है, ऐसे आयंस है जिसमें एक से ज्यादा एटम्स प्रेजेंट है, कॉम्प्लेक्स आयंस जो है वो प्रेजेंट है। तो आप ट्राई करो कि जो आपका सल्फेट है आप उसको अलग अलग बैलेंस ना करो, एस को ओ को। आप क्या करो, ट्राई करो कि जो आपका सल्फेट है उसको आप एस बैलेंस कर दो, हाइड्रोक्साइड को एक साथ बैलेंस कर दो, और फिर आपका अदर एटम्स इजिली बैलेंस हो जाएंगे। ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं आपके सिलेबस में। आपने देखा आयरन इधर है 2, लेफ्ट हैंड साइड पे आयरन है 2 और यहाँ है 1। तो आपने सबसे पहले यहाँ लगा दिया 2 ताकि आयरन हो जाए 2। सबसे पहली बात, आप सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे कुछ आप इंट्रोड्यूस कर सकते हो, आप फॉर्मूले को चेंज नहीं कर सकते क्योंकि फॉर्मूला बनता है वैलेंसी से। तो आपको सिर्फ कोफिशिएंट लगाने हैं आगे, पहली चीज। दूसरी चीज, अब आपने जब आयरन को 2 किया, ठीक है, बच्चे भूल जाते हैं कि ये भी इससे मल्टीप्लाई होगा, तो आपको ध्यान रखना है। तो अब आपका आयरन हो गया बैलेंस। हम लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट कर रहे हैं। अब आयरन हमने बैलेंस कर लिया, अब आते हैं सल्फेट पे। हाउ मेनी सल्फेट, SO4 को मैं एज सच एक ही मान रही हूँ, और ये SO4 कितने हैं, थ्राइस। तो यहाँ पे भी SO4 कितना होना चाहिए, थ्राइस, पर 3 नहीं है, तो यहाँ मैंने लगा दिया 3। अब SO4 पूरा का पूरा कितना हो गया, 3। अगर आप S और O को अलग अलग बैलेंस करते हो थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। अब देखो ये हो गया बैलेंस, आयरन भी 2 हो गए, सल्फेट भी 3 हो गए। अब आ जाओ नेक्स्ट पे, NH4 को एज सच लो, N और H को अलग अलग मत लो, NH4 को एज सच ले लो, एक है NH4। और इधर आप देखो कितने NH4 है, 3, नो 3 2 जा 6, ये 2 इस पूरे NH4 के साथ है, तो NH4 कितने हैं, 6, और इधर NH4 है 1, तो हम लगाएंगे यहाँ पे 6। अब दोनों साइड NH4 भी कितने हो गए, 6। अब आते हैं OH पे, एक साथ लेंगे हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड कितने हैं, 6, तो इधर भी कितने हैं, 6। तो हमारी रिएक्शन क्या है, बैलेंस्ड है। अच्छा स्टूडेंट्स, इस पे बेस्ड क्वेश्चन जो एक और टाइप का बन सकता है वो आपका मान लो MCQ में आ सकता है। जैसे कोई रिएक्शन आई, आपको जरूरी नहीं है कि आप फेस लिखो। फेस जानते हो आप, सॉलिड, लिक्विड, गैस या एक्वस। एक्वस क्या होता है, सोल्यूशन। पानी में आपने कोई चीज घोल के सोल्यूशन बनाया, दैट इज एक्वस, क्योंकि आपने सोल्यूशन बनाया है पानी में, तो एक्वस वर्ड हम यूज करते हैं, AQ इन शॉर्ट फॉर्म। तो आपको ये भी बैलेंसिंग आती है, कोई भी क्वेश्चन आती है कि भाई आपका स्टेटमेंट आ गया, आप लिखो, तो आपको फेसेस लिखने की जरूरत नहीं है। बट कई बार MCQ में ऐसा पूछा जा सकता है या कहीं और यूज हो सकता है कि हम फेस लिखते कैसे। तो गाइस 4 आपको लिखने हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस या फिर एक्वस। तो आपको पता है सॉलिड क्या है, कोई भी मेटल आ जाए आपका, मेटल कैसे होते हैं, सॉलिड। सपोज आपका सोडियम आ गया, पोटेशियम आ गया, कोई भी मेटल आ गया तो ब्रैकेट में क्या आने वाला है, सॉलिड। वाटर आ जाए तो क्या आने वाला है, लिक्विड। सिर्फ H2O है तो आएगा लिक्विड। लेकिन अगर स्टीम कहीं पे है, जैसा कि हमने कल डिस्कस किया था, मेटल नॉन मेटल में स्टीम भी आता है, तो H2O के ब्रैकेट में आप क्या लिखोगे, गैस। तो वैसे आपको लिक्विड ही लिखना है, कहीं स्टीम वर्ड है तो सिर्फ गैस लिखोगे। तो सॉलिड लिक्विड तो बिल्कुल क्लियर है, कोई भी मेटल है वो आपका सॉलिड है, कोई भी आपका वाटर है तो लिक्विड है एक्सेप्ट स्टीम। अब गैस है, गैस भी आपको पता होगी, CO2 है, SO2 है, H2 है, O2 है, N2 है, Cl2 है, ये सारी क्या होती है, आपकी गैसेस होती है। अब जो चीज बच गई वो सारे क्या होते हैं, सोल्यूशन। और ज्यादातर सोल्यूशन किसमें बनाए जाते हैं, पानी में, तो आपको ब्रैकेट में क्या लिखना है, एक्वस। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने आपको ये इक्वेशन दे दी, ठीक है, अब आपका MCQ आ गया, इसमें अलग अलग फेसेस मेंशन है और आपको बताना है विच ऑप्शन इज करेक्ट। तो आप ऑप्शंस मत देखो, कंफ्यूज मत हो, आप खुद से रफ में लिख लो क्या क्या फेसेस है। अब जिंक, जिंक क्या है भाई, मेटल है, तो क्या आने वाला है, मेटल कैसी होती है,
सॉलिड। सॉलिड कौन होगा, या तो मेटल या फिर कहीं पे पीपीटी प्रेसिपिटेट बनेगा। अभी हम आगे डिस्कस करेंगे, आप जानते होंगे पीपीटी के बारे में, वो भी आप लिख सकते हो सॉलिड, ठीक है। अदरवाइज कुछ भी सॉलिड आपके सिलेबस में है नहीं। अब कॉपर सल्फेट, क्या ये सॉलिड है? नहीं। क्या ये लिक्विड है? पानी नहीं है ये। यह गैस है? नहीं। अब क्या है? एक्वस। अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा सॉलिड लिक्विड गैस में से, तो एक्वस ही होगा, क्योंकि पानी में हमने क्या करा, कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स डाले और उसका सोल्यूशन बना दिया, तो इसकी ब्रैकेट में आने वाला है एक्वस। अब यहाँ पे बना जिंक सल्फेट, अगेन क्या होने वाला है? एक्वस। और कॉपर मेटल है तो क्या आएगा? सॉलिड। तो फेसेस लिखने में भी आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह से आपको फेसेस लिखने भी आने चाहिए अगर कहीं एमसीक्यू में आ जाए तो गाइस सेकंड इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है टाइप्स ऑफ रिएक्शन, ठीक है। बेसिकली 5 टाइप की रिएक्शन है, 4 मैंने यहाँ लिखी है, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट, और एक और है अदर कैटेगरी, रिडॉक्स या रिडक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, उसको हम अलग से डिस्कस करेंगे। इसमें आपको सबसे पहले तो पहचान होनी चाहिए कि कौन से टाइप की रिएक्शन कॉम्बिनेशन होती है। जब 2 चीज या ज्यादा चीजें मिलकर एक प्रोडक्ट बनाए, या 3-4 चीजें मिलकर 1-2 प्रोडक्ट, मतलब कंबाइन हो रही है, दिख रहा है A + B गिव्स AB, तो इस टाइप की रिएक्शन होती है कॉम्बिनेशन, बिल्कुल पहचान सकते हो। डिकम्पोजिशन, जब एक चीज टूट के एक से ज्यादा में ब्रेक हो जाए, दैट इज डिकम्पोजिशन। अब डिकम्पोजिशन खुद से तो होगा नहीं कोई भी ब्रेक, या तो हमें लाइट, ये सिंबल होता है लाइट का, सनलाइट होगी, ये रिएक्शन होती है फॉर एग्जांपल सनलाइट की प्रेजेंस में, या फिर आप उसको हीटिंग करोगे, हीट करने पे वो ब्रेक होगा, या इलेक्ट्रिक करंट पास करने पे। तो ये है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। आपको एरो के ऊपर भी जरूर कुछ मिलेगा। और दूसरी बात कि एक चीज ब्रेक हो रही है, एक से ज्यादा प्रोडक्ट बन रहे हैं, तो बहुत सिंपल है पहचानना। जब ज्यादा चीजें मिलकर एक प्रोडक्ट बना रही है तो कॉम्बिनेशन, एक टूट के ज्यादा बना रहा है तो डिकम्पोजिशन। अब डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट, इसकी पहचान क्या है? आपको इसके लिए याद होनी चाहिए रिएक्टिविटी सीरीज, मैंने कल भी बताया था, आप चाहे चैप्टर 3 से मानो या 1 से, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता होना चाहिए कौन किसको डिस्प्लेस करेगा। जैसे कि आपसे अगर कोई पावरफुल बच्चा उस सीट पे बैठा है किसी के साथ, और आप चाहते हो मैं उसके साथ बैठूं, तो आप उसको डिस्प्लेस तभी कर पाओगे, हटा तभी पाओगे जब आप उससे ज्यादा पावरफुल हो। अगर आप कम पावरफुल हो तो आप उसको नहीं हटा सकते। तो केमिस्ट्री में कौन पावरफुल होता है? जो ज्यादा रिएक्टिव है। तो आपको रिएक्टिविटी सीरीज याद होनी चाहिए। जो ऊपर वाला एलिमेंट है वो नीचे वाले एलिमेंट से क्या है? मोर रिएक्टिव। तो जैसे अगर हम यहाँ देखें आयरन प्लस कॉपर सल्फेट, तो क्या आयरन कॉपर को डिस्प्लेस कर पाएगा? बिल्कुल कर पाएगा, क्योंकि आयरन रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर आता है, कॉपर उसके नीचे आता है। तो ये रिएक्शन हो गई डिस्प्लेसमेंट। पहचान क्या है? कि एक सिंगल है, देखो यहाँ पर कंपाउंड के फॉर्म में है, कॉपर सल्फेट के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन आयरन क्या है? इंडिविजुअल है। अगर आपको इस तरह से मिले कि एक्सचेंज ऑफ आयंस हो रहा है, नाइट्रेट के साथ कौन आ गया? पोटेशियम, और लेड के साथ कौन आ गया? आयोडाइड, ठीक है भाई। पहले नाइट्रेट के साथ लेड था, अब नाइट्रेट के साथ आ गया पोटेशियम, आयोडाइड के साथ पोटेशियम था, अब आयोडाइड के साथ आ गया लेड, ठीक है। तो क्या बन गए? पीपीटी। येलो पीपीटी होते हैं, इसके येलो पीपीटी होते हैं। देखो आप इससे भी पहचान सकते हो, फेस में आपको ये साइन दिया होगा, तो ब्रैकेट में पीपीटी है तो बेस्ट है ऑप्शन, नहीं तो सॉलिड भी हो सकता है, ठीक है। तो येलो पीपीटी किसके हैं? लेड आयोडाइड। इसको याद करने का तरीका, लाडो आई हाथ पीले करवा के, लाडो लेड आई आयोडाइड, यानी लेड आयोडाइड हाथ पीले करा के कैसे पीपीटी होते हैं? येलो, ठीक है। तो ये टाइप का क्वेश्चन बनता है पहला कि आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन। आपको 3-4 या 2 रिएक्शन दे दी और आपको लिखना है टाइप ऑफ द रिएक्शन। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से अगर आपसे डेफिनेशन पूछेगा तो बेसिकली डबल डिस्प्लेसमेंट और डिस्प्लेसमेंट की आप याद कर लो कि क्या होता है। डिफाइन तो देखो आप इनको भी कर ही सकते हो, तो आपका यहाँ से यही क्वेश्चन बनता है। और साथ ही साथ आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी बुक में 2 रिएक्शन दे रखे हैं, AgCl और AgBr, इनका यूज भी आपको पता होना चाहिए। इट इज यूज्ड इन व्हाइट एंड ब्लैक फोटोग्राफी, ये भी पूछा गया है, ठीक है। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं अपनी लास्ट टाइप की रिएक्शन, दैट इज रिडक्शन ऑक्सीडेशन या रिडॉक्स रिएक्शन। इस टाइप की जो रिएक्शन है वो है रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स का मतलब रिडक्शन भी हो जिसमें और ऑक्सीडेशन भी हो, उस रिएक्शन को कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। या अलग से रिडक्शन और ऑक्सीडेशन भी पूछा जा सकता है। तो आई होप आपको पता होगा, ऑक्सीडेशन मतलब नाम से इंडिकेट हो रहा है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिडक्शन होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो कहीं पे भी अगर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है तो रिडक्शन है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है तो ऑक्सीडेशन है। अब आप रिवर्स भी कर सकते हो, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या था? ऑक्सीडेशन, तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या है? रिडक्शन। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या था? रिडक्शन, तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या है? ऑक्सीडेशन। अगर आपको कंफ्यूजन होता है तो आपको ये कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ याद कर लो ऑक्सीडेशन, नाम से पता चल रहा है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो रिडक्शन में क्या होगा? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। अगर इसका उल्टा हो रहा है तो आप भी आंसर को उल्टा कर लो। अब इसमें ऑक्सीडेशन पूछा जाता है, रिडक्शन पूछा जा सकता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन के टर्म्स में भी होता है भाई, आपको पता होना चाहिए कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ओ आ रहा है ऑक्सीडेशन। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम क्या कहते हैं? रिडक्शन, ठीक है। अब इस पे क्वेश्चन आता है कि भाई आपको एक रिएक्शन दे दी, आप आइडेंटिफाई करो किस स्पीशीज का रिडक्शन हो रहा है, किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन रिड्यूसिंग एजेंट है। तो आपको पहचानना है इन डेफिनेशंस के थ्रू किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो कैसा एजेंट होगा? रिड्यूसिंग, यानी जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है तो दूसरे का क्या कराएगा?
रिडक्शन, तो वो हो गया रिड्यूसिंग एजेंट। और जिसका रिडक्शन हो रहा है वो क्या हो गया आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इस पे ऑलरेडी मैंने आपको एक क्वेश्चन करा रखा है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर कर दूंगी, आप वहां से देख सकते हो। आपको ध्यान रखना है, एक तो जो रिएक्टेंट होते हैं आंसर सिर्फ उसी में से होता है। अगर आपको एक भी मिल गया कि इसका देखो 2 रिएक्टेंट आते हैं जनरली, आंसर प्रोडक्ट से तो होता नहीं है, रिएक्टेंट में देखो अगर आपको एक का भी पता चल गया इसका ऑक्सीडेशन है, देखना ही नहीं है, दूसरे का क्या है रिडक्शन, और जिसका रिडक्शन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जिसका ऑक्सीडेशन वो रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, आप एक बार फिर भी एक शॉर्ट मैंने इस पे डाली थी, वो आप जरूर चेक कर लें। और गाइस इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक जो इंपॉर्टेंट है वो है कोरोजन एंड रेंसिडिटी। कोरोजन क्या होता है, किसी सरफेस पे किसी और चीज की लेयर बन जाना, द फॉर्मेशन ऑफ लेयर ऑफ एनी सब्सटेंस ओवर द सरफेस ऑफ मेटल इज कॉल्ड कोरोजन। कल भी हमने डिस्कस किया था इसको, चैप्टर 3 में भी आपको दिया है, तो कल मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है। और चैप्टर 1 में सिर्फ आयरन के कोरोजन की बात की, जिसको हम क्या कहते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन। क्या हो जाता है, आयरन पे बन जाती है ऑक्साइड की लेयर Fe2O3.XH2O, ये फॉर्मूला होता है किसका, रस्ट का। तो केमिकल फॉर्मूला ऑफ रस्ट इज this and chemical name of rust is ferric oxide या हाइड्रेटेड, इसको बोलते हैं वाटर क्रिस्टलाइजेशन, तो आप बोल सकते हो हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। से रिलेटेड है, वो मैंने आपको कल करवाया था, वो आप देख लेना। नेक्स्ट आता है आपका रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या होता है, जब ऑयल कंटेनिंग फूड जो है वो आपका ऑक्सीडाइज हो जाता है, ठीक है, तो उसकी स्मेल और टेस्ट जो है वो चेंज हो जाता है, उसको हम कहते हैं रेंसिडिटी। तो इसके कुछ आपको एक तो डेफिनेशन याद होनी चाहिए दोनों की, विद वन एग्जांपल ईच। और रेंसिडिटी में आपका प्रिवेंशन मेथड अगर पूछेगा, इसके प्रिवेंशन मेथड कल हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर रेंसिडिटी के प्रिवेंशन मेथड्स पूछेगा तो आपको पता है कि आप क्या कर सकते हो, खाने को फ्रिज में रख दो, ठीक है। खाना क्यों सड़ता है या रेंसिड होता है, बासी क्यों होता है, क्योंकि उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है। तो अगर हम किसी भी तरह से ऑक्सीडेशन होने से बचा सकते हैं तो हम रेंसिडिटी से बच सकते हैं, फूड की रेंसिडिटी को बचा सकते हैं। इस पे क्वेश्चन ये भी पूछा गया है 1 मार्क, जो आपके चिप्स के पैकेट होते हैं, व्हाई दे फ्लश विद नाइट्रोजन गैस। आपको पता है वो फूले रहते हैं, है ना, चिप्स के पैकेट फूले रहते हैं। हमें लगता है कि हमें ऐसे बेवकूफ बनाया है, इतने से चिप्स दिए 10 रुपए में, नहीं, अगर वो फुलाएंगे नहीं तो क्या होगा, आपके चिप्स सील जाएंगे। कि कैसे फूलता है, वो कौन सी गैस होती है, नाइट्रोजन गैस। तो आपका क्वेश्चन आया हुआ है कि व्हाई पोटैटो चिप्स या कोई भी आपकी चीज आ सकती है ऐसे कि दे आर ऑलवेज फ्लश विद नाइट्रोजन गैस। तो आप क्या लिखोगे, इन ऑर्डर टू प्रिवेंट रेंसिडिटी, ठीक है। तो चैप्टर 1 आपका बहुत ज्यादा वेटेज नहीं रखता है पेपर में, तो आप अकॉर्डिंगली अपनी स्टडी को प्लान करें। सबसे ज्यादा चैप्टर 4 आता है, देन 3, देन 2 एंड देन 1। 1 में से आपके मेनली 3 टॉपिक्स हैं। पहला टॉपिक आपको बता दिया बैलेंसिंग, दूसरा टाइप्स ऑफ रिएक्शन, जिसमें आपसे कैटेगरी पूछी जा सकती है, या आपसे AGBR इनका यूज पूछा जा सकता है, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी, या फिर आपसे डबल डिस्प्लेसमेंट और डिस्प्लेसमेंट की रिएक्शन पूछी जा सकती है। डिस्प्लेसमेंट वाली रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है रिएक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंग, वो 3rd चैप्टर से हम मान सकते हैं। और उसके अलावा लास्ट टॉपिक आपका क्या है, कोरोजन और रेंसिडिटी। और जो रिडॉक्स रिएक्शन है या रिडक्शन ऑक्सीडेशन, रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये इंपॉर्टेंट है। तो आप 1 घंटे के अंदर अपने चैप्टर 1 को रिवाइज करके एक तरफ रख सकते हैं।